धूमधाम से बीजेपी मनाएगी स्थापना दिवस। जिलों में भी स्थापना दिवस के होंगे कार्यक्रम। कार्यकर्ता सुनेंगे पीएम मोदी का संबोधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की भेंट। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने के लिए मांगी जनशताब्दी। उत्तराखंड की किताबों से भी हटा मुगलों का इतिहास। गरमाई सियासत, सीएम ने कहा कर रहे हैं आकलन। जेल से चला रहे रंगदारी के गिरोह पर एससी सख्त। बदमाश को उत्तराखंड की जेल से बाहर शिफ्ट करने के आदेश। श्रद्धालुओं के लिए 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू। चार धाम यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख पार। ऑनलाइन बुकिंग का अता पता नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां वर्ष 2014 के बाद बुधवार को सचिवालय देहरादून में पहली बार मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक हुई। वहीं संस्थान की प्रबंध कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की ओर से प्रथम बार लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली व अन्य उत्तराखंड की बोलियों, उपबोलियों, पंजाबी एवं उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत साहित्य सेवा एवं हिंदी में उत्कृष्ट महाकाव्य, खंड काव्य रचना, काव्य रचना, कथा साहित्य व अन्य गद्य विधाओं के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी 3 लोक भाषाओं तथा हिंदी भाषा में 4 नवोदित उदीयमान लेखकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। वहीं आगामी मई माह में भव्य समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट साहित्यकारों को उक्त पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। नैनीताल के एटीआई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में चल रहे इस सेमिनार में विशेषज्ञ हिमालयी क्षेत्र में विकास के मॉडल और कैरिंग कैपेसिटी पर चिंतन करेंगे। हिमालयी इकोसिस्टम के शहरीकरण व विकास पर आधारित इस सेमिनार में नेपाल, भूटान, कोरिया, जापान समेत हिमालयी राज्यों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस सेमिनार में कैसे हिमालयी इलाकों में विकास का मॉडल तैयार होगा, साथ ही पहाड़ों की टूरिज्म के साथ कैरिंग कैपेसिटी और उन शहरों में सुविधा विस्तार पर चर्चा होनी है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान ही 40 लाख लोग पहुंच रहे हैं और टूरिज्म के दौरान लाखों लोग अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। वहीं चिंता जाहिर की गई कि जोशीमठ जैसा हाल अन्य स्थानों पर न हो और यातायात, पानी, शिवर की समस्या से निजात मिले। इस पर आज सोचना जरूरी है और जो स्मार्ट सिटी के लिए तौर पर शहर विकसित हो रहे हैं उनमें प्लानिंग और पॉलिसी मजबूत बने। काफ़ी प्रेशर हम लोगों के यहाँ टूरिस्ट का है। उस हिसाब से पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है। तो ये सब इन सॉल्यूशंस को किस तरह इनका, क्योंकि इनके रेडीमेड सॉल्यूशंस जो है अभी तो है नहीं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे सर्विसेज को ठीक करें, डिसेंट्रलाइज करें या रेगुलेट करें या न्यू टाउनशिप्स के डेवलपमेंट हो। तो इन सभी चीज़ों पर जो हिमालय की इकोसिस्टम का सस्टेनेबिलिटी भी बने रहे, फ्रेजिलिटी भी ना हो और साथ ही साथ हम लोगों के टूरिज़्म और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। What kind of cultural assets are there? A cultural sensitivity होते, you cannot build a city by removing some very important cultural assets, for example temples or monasteries or all these historical cultural assets have to be preserved because they will also serve as attractions for tourists.
Then we have to look at also how we protect our agricultural land. We cannot simply go on building, houses on agricultural land, because we have very limited agricultural land in the mountains in particular. So food security is very important. And if we keep building, on agricultural land, we are going to miss out on food production. So that is also very important. And then greenery. We have to protect the forests around, settlements. If there are no trees, we have to plant them, and we have to beautify our cities. पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अगर नदियों का इकोलॉजिकल कैरेक्टर बदल जाएगा ना। देखिए, जब इसमें स्टोन्स हैं, जैसे ब्रिक्स होते थे और बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे, तो पानी धीरे धीरे जाता था, ठीक है, और पानी नीचे परकुलेट करके एक्यूफर में चला जाता था, तो पानी ख़त्म नहीं होता था। अब क्या है, पत्थर निकाल दिए, सैंड निकाल दी, सारी की सारा पानी तेज़ी से बह के बाहर निकल जा रहा है और सॉइल भी उसके साथ जा रही है, तो पानी नहीं रहेगा यहाँ पर। आपके जो चश्मे हैं, आपके स्प्रिंग्स जो हैं, वो ड्राई अप कर जाएंगे। ये है सबसे बड़ा चक्कर। खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर स्थित इस कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रशासन द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। निवर्तमान विधायक चैंपियन ने कहा कि सरकार जनता के द्वारा बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर आयोजित कर रही है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मौजूद निवर्तमान पंचायत सदस्य रानी देवरानी विष्ट ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि शिविर आई शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। 50 से अधिक शिकायतें आई हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। विधायक बनने से पूर्व भी आई कैंप अपने महल में लगवाते आए हैं। जन सुविधा, जन सेवा करना हमारा लक्ष्य रहा है, और जब आधिकारिक रूप से विधायक के पद पर आए तो रेगुलर हमने कैंप्स लगवाने शुरू किए हैं, बहुउद्देशीय शिविर। उसी की श्रृंखला में विगत सप्ताह खानपुर विधानसभा क्षेत्र का शिविर त्रुटिवश लक्सर में लग गया था। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था और तभी जाकर के आज ये शिविर खानपुर क्षेत्र में मंडी परिसर में लगा है। देखिए साहब, ये जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई भी विभाग आप ले लीजिए, बाल कल्याण का हो, महिला कल्याण का हो, ये सब लोक कल्याण से रिलेटेड विषय हैं। हमारे सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। कालांतर में भी आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो किसी सरकार में नहीं मिला, और इसीलिए उनको जो बेरोज़गारी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि एक महिला जब काम करती है तो परिवार को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। बच्चों को पढ़ाने का काम हुआ, घर को समृद्ध करने का काम हुआ, ये महिला के हाथ में होता है। तो महिलाएँ अगर हमारी सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, रोज़गार उनके हाथ में होगा, तो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और प्रगति होगी देश की, प्रदेश की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। महिलाओं के साथ मिलकर के मैं कैंप पहले भी लगाती आई हूँ और बहुत लोगों ने उसके लाभ भी लिए हैं। एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की जो सेवाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए थे, और इसके अतिरिक्त जो शिकायतें थी पब्लिक की, लगभग 30 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में दूर दराज का क्षेत्र है, पिछला जो शासन के स्तर से बहुउद्देशीय शिविर लगा था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो क्षेत्र जनता की मांग थी कि एक शिविर तहसील प्रशासन के स्तर से भी लगाया जाए। तो उसी के क्रम में आज अपनी अध्यक्षता में मेरे द्वारा यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। खबर लश्कर से है, जहां केस मेमोरियल स्कूल इस्माइलपुर में बुधवार को स्कूल का स्थापना दिवस पूरी धूमधाम से मनाया गया। इसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को घंटों तक बांधे रखा। वहीं पूर्व दर्जाधारी ठाकुर संजय सिंह ने विशिष्ट अतिथि मनीष चौधरी, अजय वर्मा और महेंद्र धीमान के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि हमारी शिक्षा हमारे आने वाले कल को तय करती है। उन्होंने राष्ट्र के बेहतर के भविष्य के लिए बच्चों में शिक्षा के साथ ही संस्कार को जरूरी बताया। जिला पंचायत क्षेत्र में जो सेवा के भाव में यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में बच्चों को जो बाहर जाने में दिक्कत होती है, लोकल में इतना अच्छा स्कूल उन्होंने मेंटेन कर रखा है, तो मैं बधाई दूंगा अपनी ओर से कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नसीब समझता हूँ कि आजकल की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भी
जन नेताओं को भी स्कूल में आने का मौका देते हैं और उन्हीं में उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ KS पब्लिक स्कूल से उनके प्रिंसिपल साहब का और धीमान साहब का, चंद्रपाल जी का, जो खुद एक शिक्षक हैं। और मेरा तो स्कूलों से बहुत पिछले 6-7 सालों से अच्छा नाता मैंने जोड़ लिया है, क्योंकि मुझे एहसास है कि स्कूलों में किस तरह की समस्याओं हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए भी रोकती हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका अभाव है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करूं और जो चीज़ें अभाव हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। देखिए, आजकल जो है ना, शिक्षा का इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। अनपढ़ व्यक्ति गंवार होता है और पशु के समान होता है। तो समाज को पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना ही हमारा नैतिक दायित्व है, और इस दायित्व का निर्वहन हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा बच्चों के हित में जो भी अच्छा होता है उसको करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ तहजीब और शिक्षा के साथ संस्कार जो है बच्चों में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा तो है लेकिन संस्कारों की बहुत कमी है। खबर रुड़की से है, जहां जिला पंचायत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि गुरुवार से प्रदेश में आपको बता दें, चलो गांव चलो घर घर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं अभियान के तहत ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी के लिए एकजुट किया जाएगा, साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहा है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, इसी दिन इस अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में 50,000 परिवार तक पहुंचा जाएगा। सामाजिक समरसता के तहत घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए निर्णय लिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही राफेल देश को मिला। 70 साल के बाद बिजली घर घर तक पहुंची। 70 साल के बाद कश्मीर से धारा 370 हटी और 500 साल बाद राम मंदिर बना। मोदी ने देश को बहुत कुछ दिया है। पूरे देश में जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान लेकर के इस विषय को नीचे धरातल पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम बना करके नीचे सक्रिय रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हम लोगों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर, आदेश पर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम बनाई है, और इस टीम को कल 6 तारीख से लेकर के जो हमारा स्थापना दिवस है तब से लेकर के 14 तारीख तक हम लोगों ने अपने विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं, और हमारे प्रदेश में समरसता दिवस के रूप में भी हम उसको मना रहे हैं। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस पर जो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो ये हिस्सा है, ये अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने शीर्ष नेताओं को लेकर घर घर चलो गांव गांव चलो, जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं ओबीसी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, वो हम हर एक गली तक, हर एक गांव तक ये जानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। खबर रामनगर से, जहां नशेड़ियों द्वारा लगातार चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं नगर के कई इलाकों में भी नशे का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। वहीं नशेड़ियों पर अंकुश न लगने के कारण लगातार चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते ग्राम मंगलार में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की रात अज्ञात नशेड़ी युवकों ने स्कूल की पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही लोहे के पाइप व अन्य सामान चोरी कर लिया। आपको बता दें कि सुबह स्कूल पहुंची प्रधानाचार्य कमलेश कोठारी ने देखा कि स्कूल की पाइपलाइन चोरी होने के साथ ही ताले टूटे पड़े हैं, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। प्रधानाचार्य का आरोप है कि स्कूल में इससे पहले 6 बार चोरियां हो चुकी हैं। मैं 2010 में यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद से 6 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है, और उसमें स्कूल का अंदर पंखा, ग्रिल काट के, ताले तो कितने बार तोड़ दिए हैं। रात चोरी हुई, क्या क्या सामान गया? वर्तमान में जो हुई है वो रात में 3 बजे चोर आया है, बाथरूम का ताला तोड़ के अंदर घुस के बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें भी एक आध मिली हमें, और पीछे नल तोड़ गया। पूरा खाना पीना बाधित हो जाता है बच्चों का। पानी की भी दिक्कत? पानी की भी बहुत दिक्कत है। पुलिस क्या कर रही है?
पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी बार रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड के नेतृत्व में तहसील में एसओसी कार्यालय में चकबंदी अधिकारी का घेराव कर घाड़ क्षेत्र में हो रही चकबंदी में भारी घोटाले का विरोध किया। वहीं क्षेत्र के बेलकी, मसाई, इब्राहिमपुर, निवादा जैसे कई गांवों के दर्जनों ग्रामीण व ग्राम प्रधान इसमें शामिल रहे। किसानों का कहना है कि चकबंदी के द्वारा घाड़ क्षेत्र के कई गांवों में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ चकबंदी अधिकारियों द्वारा भारी धांधली की जा रही है। इसी मामले को लेकर दर्जनों किसान आज भारतीय किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पद्म सिंह के नेतृत्व में एसओसी कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया। साथ किसानों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रामपुर, मसाईकला, बेलकी, नाथपुर, हलजोरा और निवादा और ये अपने जितने भी कुछ गांव हैं, इनमें चकबंदी में घोर जो भ्रष्टाचार चल रहा, उस विषय में आज हम चकबंदी दफ्तर में और चौधरी पदम सिंह रोड जी के सानिध्य में आज यहाँ पर मिले हैं, ताकि जो हमारे गांव में और जो दूसरे गांव हैं उनमें जो भी चकबंदी में भ्रष्टाचार चल रहा है वो उससे मुक्त हो हमारे गाँव, और जो सही तरीके से जो चकबंदी हो हमारे गाँव में। कुछ हमने प्रश्न रखे, अगर इसमें हमारा समाधान होता है तो ठीक है, और नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। अन्य गांव के लोग भी आएंगे और साथ में अन्य गांव के हजारों ट्रैक्टर, बुग्गी सब कुछ लेकर हम अपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम करेंगे सभी मिलकर। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक और जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव को फतह करने की तैयारियों में जुट चुकी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस अपने ही नेताओं की नाराजगी में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलक राज बेहड़ के इस बयान का पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया। साथ ही प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिए बिना तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का का खा गा भी नहीं मालूम है। साथ ही प्रभारी प्रदेश में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, ये आरोप प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर लगाए। जाहिर है पार्टी के शीर्ष 2 विधायकों की पोल खुलकर बाहर आ रही है और नाराजगी से शीर्ष नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अन्य दलों से काफी आगे निकल गई है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए चुनावी दंगल को जीतने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के तमाम सीनियर मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए करोड़ों की सौगात लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित किए जाने, 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिए जाने, राज्य में PMGY की सड़कों को बनाने समेत राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्रधानमंत्री से मांग की है। चूँकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। एक तरफ जहां बीजेपी में सरकार से लेकर संगठन तक सभी चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलक राज बेहड़ के इस बयान का पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया है।
साथ ही प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिए बिना तीखा हमला करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक का का खा गा नहीं मालूम है। साथ ही प्रभारी प्रदेश में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। ये आरोप प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर लगाए हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है। पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते। क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी को, पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। दल होता है वो 2-4 लोगों का नहीं होता है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए, और सब में समन्वय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, लोगों का ये कार्य होना चाहिए जिनके पास दायित्व है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बनती है। देखिए, कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, नेता एक दूसरे को हिंदी वर्णमाला की बातें बता रहे हैं कि किसी को क ख ग नहीं पता है, किसी को ABCD नहीं पता है, और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस का कारक जो है, कांग्रेस आज जिस हालत में गई है उसके लिए नेता ही तो जिम्मेदार है। कांग्रेस को जनता ने इसीलिए तो नकार दिया है कि जब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है, इस तरीके की बातें करके अपने ही नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस को मुबारक हो। कांग्रेस का हाल जो होना था इससे भी बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है कि तिलकराज बेहड़ जी ने साफ जो है नाराजगी व्यक्त की है, और उन्होंने कहा कि मैं बीमार था और बीमार के चलते मुझे किसी ने मतलब सुना नहीं मेरी बात को, लेकिन जो है ये आगे आने वाले समय में उन्होंने एक चीज़ से चेतावनी दे दी है कि आगे आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए जो है गड्ढा खोदेगी। और मैं तो यहीं पर नहीं रुकूंगा, मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो प्रीतम सिंह जी ने सीधे सीधे जो है अपने प्रभारी पर जो है सवाल खड़े कर दिए कि उन्हें राजनीति का ABC तक नहीं आता है। तो इससे तो साफ लगता है कि मतलब इसका पतन तय है। जब वास्तव में जिस पार्टी का प्रभारी ABC नहीं जानता है तो निश्चित ही लग रहा है। कुल मिलाकर 2024 के चुनावी दंगल से पहले कांग्रेस अपने ही नेताओं की बयानबाजी में उलझ गई है। निश्चित ही कांग्रेस हाईकमान के लिए अपने नेताओं की इस नाराजगी को दूर करना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर नेताओं में अभी भी नेतृत्व को लेकर नाराजगी होगी तो पार्टी कैसे चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएगी, कैसे कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। यह कांग्रेस को चुनाव में गढ़वाल की अनदेखी भारी पड़ेगी। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का अब सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वहीं बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया और चुनाव में कांग्रेस की जीत हो इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जनता के लिए हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जाएगा। विधायक मदन कौशिक के 22 साल के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 साल दिए उनके द्वारा अवैध प्रॉपर्टी, नशे का कारोबार बढ़ाया गया। इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का हमारा प्रयास रहेगा।
ये आपके सामने है। हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे, उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।